तो सिर्फ भाई ये बताएं, आप बेसिकली कराची से हैं। जी जी, शुक्र सियोल अल्हम्दुलिल्लाह। कोरिया कैसे पहुंच गए? सोल कोरिया ऐसे पहुंच गए कि ख्वाहिश थी और एक उम्मीद थी कि बस कोरिया जाना है, जैसे आजकल हर यंगस्टर के दिल में होता है। के लिए फिर हमने जब रिसर्च किया, अपने मुताबिक तहकीकात की, तो इस सिस्टम तक पहुंच गए जिस सिस्टम से हम कोरिया गए हैं। आपने बताया कि आपने कोर्स किया, ये ज़रा हमारे यूथ को बताते चलें कि ये कोर्स कराची में कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना टाइम लगेगा और उसकी फ़ीस वगैरह कितनी है, देनी पड़ती है? ये 3 महीने का कोर्स है और 1.5 महीने का इसमें जो बेसिक है और 1.5 महीने का जो है वो एडवांस कोर्स है। पहले जो 1.5 महीने की है वो 12,000 फ़ीस है, फिर उसके बाद जो 1.5 महीना है उसकी भी 12,000 है। टोटल 3 महीने की 12,000 की फ़ीस है इसकी। और ये जो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पर ये कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है। वहीं से फिर उसके बाद आप टेस्ट देकर, टोटल प्रोसेस उसी इदारे से होता है। जो यूथ है कम से कम कितनी तालीम होनी चाहिए, और आप कराची में किस जगह पे उनका दफ्तर है, वो ज़रा हाँ कैसे वहाँ तक पहुँचे? हाँ, तालीम जो है इसके लिए कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो उसका कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट कम से कम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक अगर आपकी तालीम है और आपकी उम्र जो है वो कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 39 साल, 39 ईयर्स, तो 18 से 39 साल तक की उम्र होनी चाहिए। अच्छा तुलसी साहब, ये तो आप बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक पास हो और आप 3 महीने का कोर्स करके चले जाएं। जी। तो उसके दौरान ये बताते हैं कि आपकी जॉब कहाँ हो रही है या नहीं बताते हैं? इसमें ये होता है कि इसमें कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, फिशरीज़ की फील्ड है उसमें, और लाइव स्टॉक आता है जिसमें लाइव स्टॉक में हमारे मुर्गी के फार्म हो गए और फिशिंग के फार्म हो गए, और असम्बलिंग की फ़ील्ड है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की फ़ील्ड है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में तमाम इंडस्ट्री आ जाती है हमारी, जिसमें फर्नीचर भी बन रहा है, कहीं कपड़ा बन रहा है, कहीं पे गाड़ियाँ बन रही हैं, गाड़ियों के पार्ट्स बन रहे हैं, कहीं पे प्लास्टिक मोल्डिंग का है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेपर कप्स हैं, डिस्पोजेबल और चीज़ें हैं, कार कवर हैं, सीट कवर हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज़ आ जाती है। कि वहाँ जाने के बाद जो है फिर मुश्किलातें क्या होती हैं, जो ख़ास पर नए नए आते हैं, आपको कौन सी मुश्किलातों से गुजरना पड़ा? अच्छा, मुश्किलात हैं तो देखिए, मुश्किलात हैं तो हर जगह है। पाकिस्तान में भी अगर हम जॉब चेंज करके किसी इदारे में नई जॉब पे लगते हैं तो मुश्किलात सामने होती हैं। किसी नए शहर में मूव करते हैं, मुश्किलात तो होती हैं। कोरिया में मुश्किलात जो हैं वो कोई इतनी ख़ास मुश्किलात नहीं हैं। सबसे पहले तो हमारा शहर कल्चर चेंज होता है, फिर हमारे दोस्त अहबाब चेंज होते हैं, काम चेंज होता है, तो हमें फ़ील हो रहा होता है मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इतनी नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किलात बस काम से रिलेटेड होती है। पाकिस्तान में हम लोग काम करते नहीं हैं, वहाँ काम करना पड़ता है, बस ये बात है। अच्छा, यहाँ से जो यूथ जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैट्रिक वाले की भी वही सैलरी है, इंटर और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले की भी वही सैलरी होगी? अच्छा, इस सिस्टम से रिलेटेड जो E9 वीज़ा इसको हम कहते हैं, E9 वीज़ा होता है, ये E9 वर्क वीज़ा है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं कोरिया के वीज़े की, लेकिन जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ये E9 वर्क वीज़ा है। इस E9 वर्क वीज़ा की जो कम से कम वेजेज़ हैं, कम से कम जो रेट है, वो गवर्नमेंट का जो आजकल का चल रहा है या जिस साल का जो भी रेट चल रहा होता है गवर्नमेंट का, वो सैलरी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा जो आज का प्रोग्राम है वो स्पेशली हमारी जो यूथ है उसके लिए, यूथ के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है। और ये गुड न्यूज़ है यूथ के लिए कि आज जो मेरे पास गेस्ट हैं वो आपको बहुत अच्छी खबरें बताएंगे, आपके करियर के हवाले से, आपके जॉब के हवाले से, आपके फ्यूचर के हवाले से। वो हैं तो कराची से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन आजकल कोरिया में सेटल्ड हैं। आप लोगों की हमारी खुशकिस्मत ये है कि वो छुट्टियों पे कराची आए तो हमने उसको पकड़ लिया है। तौसीफ़ बिलाल साहब, आपको हमारे स्टूडियो में आने पर खुशामदीद और भलीकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तौसीफ़ भाई ये बताएं, आप बेसिकली कराची से हैं, यू। जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सियोल कोरिया कैसे पहुंच गए? सोल कोरिया ऐसे पहुंच गए कि ख्वाहिश थी और एक उम्मीद थी कि बस कोरिया जाना है, जैसे आजकल हर यंगस्टर के दिल में होता है कि कोरिया जाएं, कोरिया जाएं, तो इसी तरह बस ख्वाहिश एक थी। तो उसके लिए फिर हमने जब रिसर्च किया, अपने मुताबिक तहकीकात की, तो इस सिस्टम तक पहुंच गए जिस सिस्टम से हम कोरिया गए हैं। तो अब मज़ीद उसके लिए फिर पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। कोरियन लैंग्वेज का एक बेसिक टेस्ट होता है, वो टेस्ट पास करके कोरियन लैंग्वेज का इम्तिहान पास करना होता है। वो इम्तिहान पास करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स कोरिया चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो कोरिया से जॉब ऑफ़र आती है और टोटल प्रोसेस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, तो कॉल आती है, फिर हम लोग चले जाते हैं। इस तरह ये सिस्टम काम करता है। आपको कितना टाइम हुआ है कोरिया वहाँ जाते हुए, और कौन सा काम आप कर रहे हैं? कोरिया जाकर मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी। और मैं फ़िलहाल, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से गया था, जिस कंपनी ने मुझे बुलाया था वो फ़र्नीचर कंपनी थी।
फर्नीचर कंपनी में मैंने तकरीबन कोई 1.5 साल काम किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी चेंज की। फ़िलहाल अभी करंट मैं जॉब कर रहा हूँ टेक्सटाइल कंपनी में। एडिडास और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए कपड़ा बनता है हमारी कंपनी में। अच्छा तौसीफ भाई, आपने बताया कि आपने कोर्स किया, ये ज़रा हमारे यूथ को बताते चलें कि ये कोर्स कराची में कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितना टाइम लगेगा और उसकी फ़ीस वगैरह कितनी है देनी पड़ती है? ये 3 महीने का कोर्स है और 1.5 महीने का इसमें जो बेसिक है और 1.5 महीने का जो है वो एडवांस कोर्स है। पहले जो 1.5 महीने की है वो 12,000 फ़ीस है, फिर उसके बाद जो 1.5 महीना है उसकी भी 12,000 है। टोटल 3 महीने की 12,000 की फ़ीस है इसकी। और ये जो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पर ये कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होता है, वो ट्रेनिंग होती है। वहीं से फिर उसके बाद आप टेस्ट देकर टोटल प्रोसेस उसी इदारे से होता है और फिर आप जो है वो कोरिया चले जाते हैं। तो जो यूथ है कम से कम कितनी तालीम होनी चाहिए और आप कराची में किस जगह पे उनका दफ्तर है, वो कैसे वहाँ तक पहुँचें? हाँ, तालीम जो है इसके लिए कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो उसका कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट कम से कम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक अगर आपकी तालीम है और आपकी उम्र जो है वो कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 39 साल, 39 ईयर्स, तो 18 से 39 साल तक की उम्र होनी चाहिए और मैट्रिक होना चाहिए। बस कोई एक्सपीरियंस आपने यहाँ कुछ भी काम किया है या नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैट्रिक, 18 और 39 साल की एज, और आपका जो है वो कोरियन लैंग्वेज सीख कर उसका टेस्ट पास करना है आपने, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा तौसीफ साहब, ये तो आप बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक पास हो और आप 3 महीने का कोर्स करके चले जाएं। जी। तो उसके दौरान ये बताते हैं कि आपकी जॉब कहाँ हो रही है या नहीं बताते हैं? इसमें ये होता है कि इसमें कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, फ़िशरीज़ की फ़ील्ड है उसमें, और लाइव स्टॉक आता है जिसमें लाइव स्टॉक में हमारे मुर्गी के फार्म हो गए और फिशिंग के फार्म हो गए, और असम्बलिंग की फ़ील्ड है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की फ़ील्ड है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में तमाम इंडस्ट्री आ जाती है हमारी, जिसमें फ़र्नीचर भी बन रहा है, कहीं कपड़ा बन रहा है, कहीं पे गाड़ियाँ बन रही हैं, गाड़ियों के पार्ट्स बन रहे हैं, कहीं पे प्लास्टिक मोल्डिंग का है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेपर कप्स हैं, डिस्पोजेबल और चीज़ें हैं, कार कवर हैं, सीट कवर हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज़ आ जाती है। तो ये 5-6 फील्ड्स हैं। जब बंदा लैंग्वेज पढ़ रहा होता है तो उसको पता होता है कि इन 5-6 फील्ड्स में से मुझे किस में अप्लाई करना है। तो जब वो टेस्ट पास कर लेता है, उसे पता है कि अब मैंने टेस्ट पास कर लिया है, तो फिर वो फील्ड, जब फार्म यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जा रहे होते हैं कोरिया, तो उसमें वो फील्ड लिखनी होती है जिसमें उस बंदे को अप्लाई करना है। अगर उसकी ख्वाहिश है कि एग्रीकल्चर में जाना है तो एग्रीकल्चर लिख दे। जो फील्ड वो अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख के भेजता है, फिर उसी फील्ड से रिलेटेड जॉब ऑफर्स आती हैं और बंदा चला जाता है वहाँ पे। तौसीफ भाई, ये भी बताते चले हमारे लोगों को कि वहाँ जाने के बाद जो है फिर मुश्किलातें क्या होती हैं, जो ख़ास पर नए नए आते हैं, आपको कौन सी मुश्किलातों से गुजरना पड़ा? अच्छा, मुश्किलात हैं तो देखिए, मुश्किलात हैं तो हर जगह है। पाकिस्तान में भी अगर हम जॉब चेंज करके किसी इदारे में नई जॉब पे लगते हैं तो मुश्किलात सामने होती हैं। किसी नए शहर में मूव करते हैं, मुश्किलात तो होती हैं। कोरिया में मुश्किलात जो हैं वो कोई इतनी ख़ास मुश्किलात नहीं है। सबसे पहले तो हमारा शहर कल्चर चेंज होता है, फिर हमारे दोस्त अहबाब चेंज होते हैं, काम चेंज होता है, तो हमें फ़ील हो रहा होता है मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इतनी नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किलात बस काम से रिलेटेड होती है। पाकिस्तान में हम लोग काम करते नहीं हैं, वहाँ काम करना पड़ता है, बस ये बात है। कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ से जो यूथ जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैट्रिक वाले की भी वही सैलरी है, इंटर और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले की वही सैलरी होगी? अच्छा, इस सिस्टम से रिलेटेड जो E9 वीज़ा, इसको हम कहते हैं E9 वीज़ा होता है, ये E9 वर्क वीज़ा है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं कोरिया के वीज़े की, लेकिन जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ये E9 वर्क वीज़ा है। इस E9 वर्क वीज़ा की जो कम से कम वेजेस हैं, कम से कम जो रेट है, वो गवर्नमेंट का जो आजकल का चल रहा है या जिस साल का जो भी रेट चल रहा होता है गवर्नमेंट का, वो सैलरी मिलती है। अब उसमें वो कोरियन भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं। मिनिमम जो वेज का रेट है वही मिलेगा सबको। ओवर टाइम के हिसाब से अप डाउन हो सकती है सैलरी, बेसिक सबकी सेम है। तो बेसिक सैलरी कितनी बनती है सबकी? बेसिक सैलरी आजकल जो है कोरियन वॉन में 21 लाख और 60,000 कोरियन वॉन के करीब करीब बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम बात करें तो 4 लाख तक, 4,10,000 रुपये तक की होती है बेसिक। ये बेसिक मिलती है। उसके बाद फिर ओवर टाइम करके कितने पैसे बन जाते हैं? उसके बाद ओवर टाइम पर ये होता है कि अब किसी की कंपनी में 2 घंटे ओवर टाइम है, कहीं 4 घंटे ओवर टाइम है, कहीं सैटरडे संडे को भी ओवर टाइम है, कहीं ऐसा होता है कि 15 दिन डे 15 दिन नाइट है, तो नाइट की सैलरी डे से ज़्यादा होती है, उसके अलाउंसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हर कंपनी का एक अलग अलग वो है
काम करने का तरीका, जिसमें जितना ओवर टाइम होगा, जितनी शिफ्ट्स होंगी, उस हिसाब से सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाती है। 6 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख भी हो जाती है। फिर कुछ डिफ़िकल्ट काम इस तरह के हैं जो लोग नहीं करते, जो कोरियन भी नहीं करते या कोई नहीं करता, वहाँ पर अगर लोग काम कर रहे होते हैं उसकी सैलरी थोड़ी सी, अलाउंसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं उसके। मिसाल के तौर कौन से ऐसे डिफ़िकल्ट काम हैं जो कोरियन खुद नहीं करते हैं? वैसे तो कोरियन सारे काम खुद नहीं करते हैं, ज़्यादातर फॉरेनर जाते इसलिए हैं कि वहाँ पर कोरियंस जो हैं उनके पॉपुलेशन दिन ब दिन जो है डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर लेबर की बहुत शॉर्टेज है, इसीलिए फॉरेनर्स वहाँ जाते हैं। जो कोरियन काम नहीं करते हैं उसमें ख़तरनाक काम है। कुछ ऐसे काम हैं जो मोल्डिंग के काम होते हैं, जैसे कि हमारे जहाँ पर लोहा या तांबा पिघलता है, भट्टियाँ होती हैं, बहुत हैवी टेम्परेचर होता है वहाँ पे, इस तरह के जो काम होते हैं। या फिर प्रेस मशीन वाले काम होते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस मशीन्स होती हैं जहाँ पे ख़तरा होता है कि हाथ भी आ सकता है, उंगली भी आ सकती है। तो इस तरह के जो ख़तरनाक काम होता है उसमें बहुत कम होता है कि कोरियंस होते हैं, ज़्यादातर फॉरेनर वो काम कर रहे होते हैं, तो उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो उसमें मेडिकल की फैसिलिटी वैसे सबके लिए है या ऐसे जो मुश्किल काम है उनके लिए मेडिकल की फैसिलिटी रखी गई है? अच्छा, ये 2026 से जो है वो गवर्नमेंट ने एक रूल अलाउ किया, अप्लाई किया या स्टार्ट किया, ऐसे कहेंगे कि जो भी बंदा 6 महीने से कम अगर कोरिया में रह रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो 6 महीने या उससे ज़्यादा कोरिया में रहेगा उसको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेनी ही लेनी है। अब तो सब जो है वो इंश्योर्ड होते हैं, उसका कोई इशू नहीं, हर बंदा वहाँ पर इंश्योर्ड है। उसमें मेडिकली हेल्प आ जाता है और एक्सीडेंटल भी आ जाता है, सारी तरह की कवरेज होती हैं। 5 से 6 किस्म की इंश्योरेंसेस होती हैं हर बंदे की वहाँ पर। आम बंदे की 4 होती हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनकी तकरीबन 5 या 6 होती हैं। अच्छा तौसीफ भाई, ये भी बताते चलें कि जो आपको सैलरी चलो अच्छी मिल रही है माशाल्लाह, आपके हिसाब से, सारे जो पाकिस्तानी हैं उनको अच्छी सैलरी मिलती है, जी माशाल्लाह। तो रिहाइश दुबई की तरह कहीं महंगी तो नहीं है कि आधे पैसे से इस पर रिहाइश में चले जाएं खाने पीने में? ये जो हमारा E9 वीज़ा का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहली शर्त यही होती है गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की कि आप अगर किसी फॉरेनर को बुला रहे हैं, सबसे पहले आप रिहाइश अरेंज करें उसके लिए। जब हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं, कोई भी बंदा पाकिस्तान में जो टेस्ट पास करके बैठा है, जब उसका जॉब ऑफ़र आती है, जॉब ऑफ़र के साथ रिहाइश की पिक्चर्स भी आती हैं। मालिक बाहर से भी तस्वीर बना के भेजता है, कमरे के अंदर, किचन की, वॉशरूम की, सब तस्वीरें, 6 से 8 तस्वीरें जो है वो उसके एग्रीमेंट के साथ लगी होती हैं कि आपकी ये रिहाइश है, बाहर से ये इस तरह की दिखती है, कमरा ऐसा है, वॉशरूम ऐसा है, सब चीज़। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रिहाइश भी मालिक जो जहाँ पर जॉब करेगा वो फराहम करेगा? जी जी बिल्कुल, उसके पहले दिन पेमेंट से। काटेगा या खुद जेब से भरेगा? कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि रिहाइश कंपनी के अंदर है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कंपनी के साइड में कोई रिहाइश मालिक ने बना दी है, वो फ्री भी होती हैं। कुछ रिहाइश ऐसी हैं जो, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शहरों में हैं, तो वो मालिकान जो है वो अपार्टमेंट की रिहाइश लेकर देते हैं वर्कर को। तो अपार्टमेंट की जो रिहाइश है उसमें ऐसा होता है कि 50% वर्कर दे रहा होता है, 50% कंपनी दे रही होती है। अब उस रिहाइश में 2 बंदे रह रहे हैं या 3 बंदे रह रहे हैं, तो वो 50% उन 3 पे डिवाइड हो जाता है, बाकी 50% जो मालिक दे रहा होता है, इस तरह होता है। तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। दुबई की रिहाइशें तो बहुत महंगी हैं। अच्छा, तो जी भाई ये बताएं कि वो जो रिहाइश है अच्छी है, स्टैंडर्ड वाली है, या जैसे हमारे यहाँ कॉलोनी में हम देखता है कि लेबर का बड़ा बुरा हाल होता है, उस तरह की रिहाइश है? वहाँ पर एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग अलाउ होते हैं, वो भी बड़े रूम में। दुबई में तो 20-20 बंदे हमने देखे हैं एक छोटे से रूम में। मैं जिस रूम में रहता था दुबई में, वहाँ पर 16 लोग साइडों में, बंकर्स में 16 और बीच में एक बंदा सोता था। 17 लोग हमारे उस एक रूम में रहते थे जब मैं दुबई रहकर आया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सख्ती है इस मामले में। मैं ख़ुद भी अगर अपना अपार्टमेंट रेंट पे ले लूँ और साथ में शेयरिंग में बहुत सारे लड़कों को रख लूँ तो कंप्लेन हो जाती है। कोई भी इस तरह से ना रह सकता है ना रख सकता है किसी को अपने अच्छा, साथ। मतलब है कानून का वहाँ अमल दमल दखल ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा, ज़्यादा है। ज़्यादा चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, खाने का क्या सिलसिला होता है? खाना खुद करते हैं या कंपनी आपको फराहम करती है? खाने का ऐसा सिलसिला है कि अगर हम दिन में जॉब कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, तो जो वर्किंग आवर्स में जो हमारा खाने का टाइम आता है उसके पैसे कंपनी हमें देती है। अगर हम लंच दिन में काम कर रहे हैं तो लंच के पैसे कंपनी दे रही है हमें। लेकिन अगर ओवर टाइम लगा और 9 बजे तक हमने काम कर लिया तो फिर जो डिनर के पैसे हैं वो भी कंपनी हमें देगी। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि पूरे मंथ के पैसे हमें एक साथ जमा करके दे देती हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि वो अपना कार्ड दे देती हैं, क्रेडिट कार्ड के, भाई ये फलां मार्ट से जो लेना है आप ले लेना। तो ऐसा भी होता है। तो तौसीफ साहब ये भी हमें बताते चलें कि अगर फ़र्ज़ करो कि 6-7-8 लाख रुपए किसी के बन रहे हैं, एवरेज 7 लाख बन रहे हैं, जी जी। तो महीने में कितना खर्चा आता होगा वो निकाल के? उसकी बचत कितनी होती होगी कि वो घर वालों को बेच सके? बचत तो ऐसा है कि जो बचत करने वाले हैं वो पूरे भी बचा लेते हैं
खर्च करते ही नहीं है। अच्छा। एक बंदा है, उसकी 11 लाख रुपए तकरीबन माशाल्लाह वहाँ सैलरी बनती है, और वो 4 साल पहले जो तौलिया यहाँ से लेकर गया था वो आज भी वही तौलिया इस्तेमाल करता है, तो वो तो पूरे पैसे बचा लेता है। अब मैं कंपनी में नहीं रहता, मैंने अपनी अलग रिहाइश ली है, खुद से ली है, रिहाइश भी मेरी है, सब कुछ मेरा है, तो मेरा जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये अलग खर्च हो जाता है, रिहाइश, पानी, बिजली, गैस, वाईफाई मिला के ना। तो बचाने पर है, बचाने वाला बंदा तकरीबन कोई 4 लाख तक बचा ही लेता है। 4 लाख तो यहाँ पर कोई 20 ग्रेड के अफसर की तनख्वाह है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये तो फिर मज़े में, आप लोग लेबर वाले जॉब अगर 4 लाख बचा ले खर्चा निकाल के, तो फिर तो मज़े में हुआ ना। अब मज़े में तो हैं, बस अल्लाह ने रिस्क लगाया हुआ है, मज़े अल्लाह ताला करवाता है, इंसान की क्या औकात है। अच्छा, मोस्टली हमारे जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो सिंध से गए हैं, वो क्या काम करते हैं वहाँ पर? सिंध के जो हमारे लोग हैं, वो किसी भी शहर से लोग गए हुए हैं, वो ख़ास काम, मैंने आपको ये बताया ना कैटेगरी, हमारे जो पाकिस्तानी जो जाते हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग में और असेंबलिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में और उसमें कंस्ट्रक्शन में भी लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में इंडोर काम करते हैं, जो कंपनीज़ के अंदर होता है। अब उसमें इंडोर काम में कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन में भी, फर्नीचर के फील्ड में भी हैं, कोई प्लास्टिक मोल्डिंग में भी हैं, कुछ जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लड़के काम कर रहे हैं वो CNC वर्क है। CNC और MCD एक वर्क होता है, जैसे कि लोहे के पार्ट्स बनाना या स्क्रू नट बोल्ट बनाना, गाड़ियों के जो लोहे के पुर्जे होते हैं वो बनाना, उसमें ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में गाड़ियों से रिलेटेड है ना, तो इस तरह की कंपनी में ज़्यादा लड़के काम कर रहे हैं। आपने गाड़ियों का जिक्र किया, तो गाड़ियाँ वहाँ सस्ती हैं या हमारे यहाँ जैसी महंगी हैं? गाड़ी तो ऐसा है कि वहाँ आप 10 दिन या 15 दिन की सैलरी में आप गाड़ी ले लेंगे वहाँ। क्या कह रहे हैं आप? जी, और वो 10-15 दिनों की सैलरी में आपको गाड़ी मिल जाएगी? जी, और वो भी वो गाड़ी 15 दिन की सैलरी में, वो गाड़ी जिसमें यहाँ पर लोग जब उस गाड़ी में घूम रहे होते हैं तो फिरौन समझते हैं खुद को, वो गाड़ी वहाँ 10-15 दिन की सैलरी में आ जाती है। ओके। अच्छा, ये जो कोरिया के से गाड़ी आ रही है, ख़ासतौर पर किया स्पोर्टेज है, टुक्सन है या कुछ और है, तो वो अगर बिल्कुल ज़ीरो ना हो, थोड़ी यूज्ड हो, तो कितने में मिल जाएगी? टुक्सन जो है वो होंडाई कंपनी की गाड़ी है, और वो तकरीबन कोई पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 6 लाख 7 लाख रुपए तक में 6-7 लाख में मिल जी जाएगी? जी जी। पता नहीं यहाँ कितने की मिलती है? यहाँ तो मेरे ख्याल 1 करोड़ के करीब करीब है। नहीं, अगर आप रीसेल में लेके हाँ, तो 60 से ऊपर होगी। 60 से ऊपर है। 60-70 के अंदर मिल जाएगी आपको। अच्छा। लेकिन 6 लाख और 60 लाख में बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, और किया की जो स्पोर्टिज है वो भी यहाँ बहुत महंगी है, वो भी वहाँ तकरीबन 6-7 लाख में मिल जाती है। कितने में मिल जाता है? 8 लाख में मिल फिर जाती है। आप लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रखी हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे घूमते हैं? वहाँ किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाएं और डेवलप्ड मुल्क हैं, वहाँ पर लाइसेंस का सबसे बड़ा मसला है। वहाँ कोई अगर गाड़ी ले लेता है तो उसको इतनी कोई शाबाशी या मुबारक नहीं देता है लाइसेंस बनने पे जितनी मुबारक दी जाती है। अच्छा जी, अगर किसी का लाइसेंस बन जाए तो वो छुपा के रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे तकरीबन 8-10 लोगों को तो पार्टी देनी पड़ेगी कि लाइसेंस बन गया। गाड़ी लेने पे कोई नहीं पूछता। अच्छा। गाड़ी बेशक आप चेंज करते हैं और लोग लेते भी हैं, चेंज करते हैं, कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन लाइसेंस सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो वहाँ ट्रैफिक वाले रोकते हैं जिस तरह हमारे यहाँ पहले रोकते थे? अभी तो कराची में नहीं रोकते हैं, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। इस तरह का है? ट्रैफिक सख्ती है? ट्रैफिक और पुलिस तो ऐसा है कि वहाँ देखने को मिलती भी नहीं है। रूल्स और रेगुलेशन इतने सख्त हैं, सब चीज़ जो है वो ऑनलाइन है और कैमरों पर है। कोई वायलेशन अगर आप करेंगे तो वो चालान घर पे आ जाता है, कोई पुलिस वाला कभी रोकता नहीं है। ऐसा होता है कि वीकेंड पे न्यू ईयर नाइट्स हो गया या कोई और ओकेजन हो गया, जिस तरह कोई त्यौहार हो गया जिसमें लोग, गवर्नमेंट को पता है कि लोग रात को देर तक बाहर घूमते हैं, उस दौरान पुलिस खड़ी भी होती है, लेकिन वो भी सिर्फ रोक के, ना डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना लाइसेंस मांगते हैं। सिर्फ वो एक उनके पास एक डिवाइस होती है, उसमें वो कहते हैं फूकें, उसमें ना ऐसे फूंक मारते हैं तो पता चल जाता है बंदे ने ड्रिंक की हुई है या नहीं की हुई है। अगर ड्रिंक की हुई है तो फिर वो फर्दर चीज़ें मांगते हैं, लाइसेंस दें, ये करें, वो करें। मुझे मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वो आपको कहेंगे कि इस डिवाइस पे फूंक मारें? जी, एक डिवाइस है, उसमें पता चल जाता है कि फूंक मारने से पता चल जाएगा कि ये इन्होंने ड्रिंक किया या नहीं किया। जी। अगर उसने शहद खाई हो शहद का तो पता नहीं, क्योंकि शहद भी बन जाती है ना स्मोकिंग से। ऐसा ही है। फिर क्या होता है? ऐसा ही है। अच्छा, वो अगर उसमें निकल गया, डिवाइस ने कह दिया कि भाई हाँ ये बंदे ने जो है वो पाकिस्तानी शहद खाई हुई है, तो फिर वो कहते हैं लाइसेंस दो और वो भी चीज़ें दो, ये सब चीज़ें दो। लेकिन अगर उसमें नहीं आया, बेशक बंदे के पास वीज़ा है नहीं है और डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, जाओ। अच्छा, जो ख़ास तौर पर वीज़ा पर सख्ती है, चेकिंग करते हैं या नहीं? अमेरिका यूरोप की तरह नहीं पूछते? नहीं, अमेरिका यूरोप की तरह नहीं पूछते हैं। कुछ शहरों में ऐसा है कि कभी कभार इमिग्रेशन एक्टिव होता है, वो भी उस सूरत में जब क्राइम कोई ऐसा हो जाए या लोगों पे बहुत ज़्यादा सख्ती करनी होती है या बहुत ज़्यादा ओवर को क्राउडेड हो जाता है, तो ज़रूर होता है।
वो इस तरह होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे जॉब से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा फॉरेनर नज़र आने लग जाते हैं, तो फिर वो चेक एंड बैलेंस के लिए गवर्नमेंट जो है वो चेक करती ज़रूर है कि कितने लोगों के पास वीज़ा है कितने नहीं। मुझे 3 साल हो गए अभी तक, मुझे एक बार ही रोका था इमिग्रेशन पुलिस ने कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैंने आईडी कार्ड दिखाया, उन्होंने बोला ठीक है चले जाएँ। अच्छा। 3 साल में एक बार। 3 साल में एक जी बार। जी जी। अच्छा, आपने कहा कि वो क्राइम की वजह से रोकते हैं, क्राइम बढ़ जाए, तो किस तरह का क्राइम वहाँ होता है? क्राइम वहाँ पे इस तरह का होता है कि कोई चीज़ जैसे कि टूट फूट का कोई शिकार हो गई है, कोई चीज़ किसी की गाड़ी में, जैसे अभी मैंने गाड़ी निकालते हुए कोई गाड़ी किसी को मार दी अपनी गाड़ी, या बाइक लाते हुए किसी को गाड़ी को कोई खरोंच आ गई है, इस तरह के वो वाले क्राइम नहीं होते, बहुत बड़े वाले क्राइम नहीं होते। इसी तरह के छोटे मोटे क्राइम के छीना झपटी, नहीं मोबाइल नहीं नहीं खींचना, नहीं 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 चुराव घोंपना, गोली मारना, नहीं नहीं ये वहाँ नहीं है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं तो क्या वहाँ के लोग लड़ते भी नहीं है? है। लड़ते हैं बहुत, लेकिन सिर्फ ज़बान से, आपस में भी वो ज़बान से ही लड़ते हैं, हाथ नहीं लगाते। अच्छा जी, बेशक वो करीब आपके आ जाएंगे लेकिन ज़बान की हद तक ही आपस में लड़ते हैं। हाथ उठाना या किसी को हाथ लगाना बिल्कुल भी वहाँ अलाउ नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है। जबान के मामले में हमारे पाकिस्तानी तो बहुत तेज होंगे। बहुत तेज़ है ज़बान के मामले में तो पाकिस्तानी, लेकिन वही बात है कि कोरियन जो है वो अपनी बोलते रहते हैं, हमारे लोग अपनी बोलते रहते हैं, वो कुछ बोलते हैं कुछ बोलते हैं, सब बस वो बीच में ही हो जाता है। तो आपका कभी किसी से इस तरह का इत्तेफाक हुआ? ऐसा इत्तेफाक तो कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन कभी लेट नाइट कभी दूसरे एरियाज़ में जाते हैं, जैसे सोल के क्राउडेड एरिया में चले गए, तो वहाँ देखते ज़रूर हैं कि आपस में लोग लड़ रहे होते हैं, पुलिस वाले उनको सॉर्ट आउट भी करवा रहे होते हैं बेचारे, उसी जगह पे, स्पॉट पे ही? उसी स्पॉट पे, मतलब वो लड़ रहे होते हैं। वो थाने में नहीं लेके जाते? नहीं 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 थाने चलो, वहाँ नहीं, पर्चा होगा, ये होगा? नहीं 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 नहीं, यार ये तो फिर ऐसा नहीं। अच्छी पुलिस हुई ना वहाँ। वो ऐसा होता है कि दो बंदे अगर आपस में लड़ रहे हैं ना, वो भी ज़बान से लड़ रहे हैं, और किसी ने कंप्लेन कर दी तो पुलिस आगे खड़ी होकर देखती रहती है, वो बस वो बोलते हैं, उनको पता है कि ये लोग कभी भी आउट नहीं हैं। हुआ कि किसी ने थप्पड़ मार नहीं दिया किसी नहीं, को? वो लात बोल मार- भी नहीं सकते उनको कि भाई आप ना लड़ें, शोर ना करें, ये भी नहीं कोई बोलता है वहाँ। पुलिस वाला देखेगा? जी, सिर्फ देखता रहता है। तो अब वो लड़के वो चीख चीख के एक दूसरे पर ना थक जाते हैं, तो खुद ही चले जाते हैं, पुलिस वाले भी चले जाते हैं। यार ये क्या हुई, कोई मुर्गों की लड़ाई थोड़ी है कि। बस ऐसा ही है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ की डेवलपमेंट किस तरह है, हमारे यहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की डेवलपमेंट में क्या फ़र्क आपने देखा है? डेवलपमेंट तो वहाँ की ऐसा है कि बहुत बेहतरीन है। मिसाल सड़कें किस तरह की है? सड़कें ऐसी हैं वहाँ की, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कुछ उस हद तक मैंने इस्लामाबाद में वैसी सड़कें देखी हैं, बाकी उसके अलावा तो किसी शहर में मैंने ऐसी डेवलपमेंट या ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं देखी। लाहौर में? लाहौर भी अभी मैं होकर आया हूँ रिसेंटली, लाहौर भी अच्छा है, बेहतर है, लेकिन थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस रखता है उससे, लेकिन वहाँ की कंस्ट्रक्शन थोड़ी अलग लेवल की है, और वो ऐसी कंस्ट्रक्शन है कि लगता है कि पता नहीं कब हुई थी और कब तक चलेगी, कुछ नहीं पता, इस तरह की कंस्ट्रक्शन की ये है। रोड जो टूट फूट का शिकार यहाँ है, तो वहाँ इस तरह का है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अगर किसी गांव देहात में भी चले जाएं, किसी स्मॉल टाउन में जहाँ पर लोग रहते भी नहीं है ना, वहाँ पर भी डेवलप्ड मिलेगा, कोई ऐसा टूट फूट सड़क नहीं मिलेगी जैसी हमारे यहाँ मेन शाहराएँ होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीड ब्रेकर यहाँ हर जगह जगह पर होते हैं, वहाँ इस तरह का माहौल देखा है आपने? स्पीड ब्रेकर तो वहाँ नहीं है, वहाँ कैमराज हैं बस। कैमराज जो है वो कैमरे की एक लिमिट होती है, जैसे इस एरिया से आप गुजर रहे हैं तो 30 की लिमिट है, 50 की, इस तरह से वो लिमिट होती है, और उसको हर कोई फॉलो करता है। बेशक वो आधी रात को भी वहाँ से गुजर रहा है, उसे पता है कोई नहीं है, लेकिन वो लाजमी उसको फॉलो करना है। सियोल की लाइफ कैसी है? कोरिया का कैपिटल सिटी है या बड़ा शहर है सबसे? कोरिया का सबसे बड़ा शहर भी है, कोरिया का कैपिटल भी है, और सियोल की लाइफ बहुत फास्ट है और बहुत वर्सटाइल है। अगर बात करें तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेनर बहुत हैं, कराची की तरह जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ आबाद हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग यहाँ अगर आबाद हैं, तो इस तरह ही वो कोरिया का सियोल भी है। और दुनिया के काफ़ी मुल्कों से अमेरिकन्स बहुत हैं वहाँ, चाइनीज़। अमेरिकन कोरिया में बहुत है? जी बहुत। वहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? बस वैसे ही आते हैं, अमेरिका विज़िट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। यूरोपियंस बहुत आते हैं, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वियतनाम के लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। सोल की बात कर रहा हूँ ना, तो वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है। सोल ऐसा लगता है कि आपको महसूस होता है कि आप जैसे कार से उतर के बुलेट ट्रेन में बैठ गए, इतना तेज़ है वो सोल। अच्छा जी, हर चीज़ में बहुत फास्ट है वो। जो लिविंग कास्ट है, खाने पीने की अशिया, वो नॉर्मल है या दुबई की तरह महंगी है? अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कोरिया का दुबई से अगर हम कंपेयर करें तो दुबई में सैलरीज कम है, और सैलरी से ही कंपेयर किया जाता है, तो सैलरी के हिसाब से देखें तो कोरिया बेस्ट है। सैलरी के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें सही हैं। दुबई की सैलरी से अगर कोरिया को कंपेयर करेंगे तो फिर वो महंगा है,
लेकिन कोरिया की सैलरी जिस हिसाब से है उस हिसाब से वहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा है, लेकिन सोल थोड़ा सा महंगा है रिहाइश के हिसाब से, घरों के हिसाब से। बाकी फूड जो है वो तकरीबन सेम होता है कोरिया में, हर जगह हर चीज़ का रेट सेम ही होता है, छोटा स्टोर हो या बड़ा स्टोर हो। अच्छा जी। अच्छा, वहाँ पर आपने जिक्र किया एग्रीकल्चर, तो वहाँ एग्रीकल्चर किस तरह की वो करते हैं और कौन कर रहा है, लोकल कर रहे हैं या बाहर मुल्क वाले आ रहे हैं? एग्रीकल्चर तो ज़्यादातर कोरियन लोग खुद ही कर रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स की बड़ी मदद हासिल है उन्हें, फॉरेनर्स को बुलाते हैं उसमें। जो पुराने कोरियन लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही करते हैं। यंग जनरेशन एग्रीकल्चर की तरफ उनकी नहीं है। और एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उनकी एग्रीकल्चर जो है वो चावल है, जो खुद भी खाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मकई है, और फ्रूट्स में अगर आ जाएं तो लेमन है, ऑरेंज है, और कोरियन की अपनी नाशपाती है एक अलग, हमारी यहाँ की नाशपाती अलग है, वहाँ की अलग, वो सेब की तरह होती है उनकी ना, अच्छा। जैसा हमारा सेब है ना, हाँ। बिल्कुल ऐसी, लेकिन बिल्कुल पीले येलो कलर की होती है, दिखने में सेब जैसी होती है। डार्क डार्क होते हैं जितने नाशपाती नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे होते? यहाँ होती है वो, उसमें नहीं होता, वो सेब होता है पूरा, तो बस पीले जायका इसी जैसा है या फीका है वो? नहीं, बेहतरीन है, इससे ज़्यादा बेहतरीन है। वहाँ पे ऑरेंज जैसा होता है, उसमें बीज नहीं है, लेमन में बीज नहीं है। अंगूर होता है, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ होता है उसका, उसमें भी बीज नहीं है, वो भी कोरिया का ही है। स्ट्रॉबेरी होती है उनकी अपनी, चेरी है, लीची है, तो ये उनकी अपनी काश्त है उनकी। तो ये जो एग्रीकल्चर है वो पूरे मुल्क में है या किसी एक दो सूबों में, या कोई इस तरह की चीज़ें? ये जो सवाल है आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ख़ुद भी इस चीज़ को बहुत पसंद करता हूँ वहाँ को, कोरिया को ना, कि वहाँ हर शहर में एग्रीकल्चर है, सोल के अंदर भी एग्रीकल्चर है। तो बाहर होगा ना, हाँ, अंदर शहर में तो नहीं। सोल के सोल का सराउंडिंग। जो मज़ाफ़ात है ना, सराउंडिंग हाँ। इलाका है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर है, और दूसरे शहर हैं वहाँ भी एग्रीकल्चर है। बेसिकली तो कोरियन ख़ुद जो है वो एग्रीकल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अगर उनके घर के साथ छोटी सी भी ज़मीन खाली होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो उगा देते हैं। अच्छा। अपने इस्तेमाल के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए कुछ ना कुछ वो उगा के रखते हैं पूरा साल। तो वो जो कोरियन लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ख़ुद से बहुत शौकीन है। फ्री टाइम में एक तो फ़िशिंग, मछली पकड़ना, दूसरा बागवानी करना, ये दो शौक कोरियंस के बहुत ज़्यादा हैं। वो इसमें किचन गार्डन में किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या चीज़ें सब्जी में ज़्यादा खाते हैं? किचन गार्डनिंग में उनकी सबसे ज़्यादा एक चाइना कैबिज है, जिससे वो किमची बनाते हैं। किमची जो है वो नेशनल फूड है या नेशनल डिश समझ लें, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी है। अच्छा जी, वो किमची अचार की तरह होती है, वो हर खाने के साथ वो लोग खाते हैं। वो चाइना कैबिज उगाते हैं ज़्यादातर। ग्रीन चिली है उनकी अपनी, जिसको पेपरिका बोलते हैं, वो उगाते हैं। कुछ सैलड्स हैं उनके, सैलड लीव्स, पत्ते जो होते हैं वो उगाते हैं। फिर उसमें ग्रीन अनियन है, गार्लिक है, ग्रीन गार्लिक है, ये भी उगाते हैं वो लोग। तो किचन गार्डनिंग से, और टोमेटो, चेरी टोमेटो जो होते हैं छोटे वाले, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते भी हैं वो। अच्छा। वो उगाते हैं जी। अच्छा, वहाँ पर जो फिशरीज़ का भी आपने जिक्र किया, तो वो क्या समंदर है या दरिया, या आर्टिफिशियल उनके लेक बने हुए हैं या पांड्स हैं जहाँ पर फिशरीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? अच्छा, फ़िशरीज़ की फील्ड में जो भी लोग जाते हैं या जाना चाहते हैं, खुले समंदर में भी है फ़िशरीज़, ओपन, जैसे लॉन्च पे यहाँ से हमारे किमाड़ी मनोड़ा से जाती है ना लॉन्च, इस तरह की भी फ़िशरीज़ की जॉब्स होती हैं वहाँ पे। इंडोर काम भी है, जहाँ पे बड़े बड़े जो है तालाब अंदर बनाए हुए होते हैं, उसमें फार्मिंग कर रहे होते हैं, वो वाला काम भी होता है। फ़िशरीज़ की ही जॉब में लाजमी नहीं है कि आप समंदर में जाएँ या पानी में काम करें। फ़िशरीज़ की जॉब में जो प्रोडक्ट आती है समंदर से, उसके बाद भी बहुत सारे मराहिल होते हैं, जिसमें उसकी कटिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और बहुत सारे प्रोसेस जो इंडोर होते हैं वो भी फ़िशरीज़ में ही आता है। तो उसमें भी लोग हमारे काम कर रहे होते हैं। कुछ हैं जो लॉन्च इस पर भी जा रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है फ़िशरीज़ की। सिर्फ ये नहीं है कि जाके मछली पकड़ना है, मछली पकड़ने के बाद बहुत सारे काम होते हैं कस्टमर तक पहुंचने तक, तो उसमें भी काफ़ी लोग हमारे काम कर रहे होते हैं। मुझे पता चला है कि आप यहाँ कराची में फ़िश हार्बर अथॉरिटी गए थे, वहाँ माहीगीरों से मीटिंग हुई, आपने कोई अच्छा खासा लेक्चर दिया और उनको तैयारी दिलाने की कोशिश की कि जाएँ, कोरिया आएँ और वहाँ पर आपके लिए जॉब के मौके हैं। तो ये फिर लोगों ने क्या रिस्पांस दिया आपको? ये भी तकरीबन 3-4 महीने कोरिया में भी खुली कचहरी होती है अक्सर ना। जो भी एम्बेसडर साहब न्यू आते हैं तो वो लोगों के साथ खुली कचहरी रखते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या मसले मसाइल हैं, या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए। तो वहाँ भी मैंने सवाल रखा था एम्बेसडर साहब के साथ। माशाल्लाह वो भी कराची के ही थे, अभी जो मौजूदा एम्बेसडर हैं वो भी कराची के ही हैं। तो उनको भी मैंने यही कहा था क्या कि नाम है उनका? सैयद ग़ुलाम, ऐसे कुछ नाम है, अभी नाम मेरे जहन से निकल गया। तो अच्छी उनसे मुलाकात भी हुई है, तो मेरे पास वीडियो भी है। तो उनके सामने भी मैंने ये सवाल अपना रखा था कि पाकिस्तान की जो हमारी कोस्टल लाइन है, सिंध से लगाएं तो बलूचिस्तान तक,
1000 और 40-50 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है पूरी पाकिस्तान की ना। तो इस कोस्टल लाइन के साथ साथ जितने छोटे छोटे गांव हैं, टाउन्स हैं, वहाँ के लोग तो पैदाइशी ही जो है वो फ़िशरी के एक्सपर्ट होते हैं, फ़िशरी के काम के एक्सपर्ट होते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमारे पास एक कैटेगरी है E9 वीज़ा में जिसमें फ़िशरीज़ के ही लोग आ सकते हैं, और अगर उसमें एक्सपीरियंसड ही बंदे फ़िशरी के आएँ तो कितनी अच्छी बात हो, मुल्क का नाम भी रोशन होगा, हमारे लोगों की भी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो वो सवाल मैंने उनके सामने रखा था, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया मेरे इस सवाल को, और इस पे भी वर्क भी चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपने जो मुझसे सवाल किया, यहाँ पर जो फ़िशरीज़ में मेरे एक दो जानने वाले हैं, जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने मुझसे रब्ता करके कहा था कि जब भी आप कराची आएँ तो हमारी यहाँ छोटी सी यूनियन है, कम्युनिटी है, हम लोगों को जमा करेंगे, आप लोगों को इसके बारे में स्पीच दें। तो मैंने उनको बताया, समझाया सबको कि आपके जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है, वो इस रास्ते से कोरिया आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ भी फ़िशरी का ही काम करना है, वहाँ भी फ़िशरीज़ में ही काम करना है। पैसे उनको यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लाइफ बहुत अच्छी मिल जाएगी, अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, नाम भी रोशन होगा पाकिस्तान का। तो ये बस एक छोटी सी काविश है हमारी जो करते रहते हैं। तो आप हमने देखा है कि आप वहाँ भी बहुत एक्टिव हैं, वहाँ पर भी ये जो हमारे पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पर सिंध के जो लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ के जमा करते हैं, फिर खाने वाने का एहतमाम करते हैं। तो ये काम करने के बाद फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है कि आप ओवर टाइम करने के बजाय ये फलाही कामों की तरफ तवज्जो देते हैं? अच्छा, ये हमारे जो टीचर हैं सर फयाज साहब, जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन में टीचर यहाँ पढ़ाते हैं कोरियन लैंग्वेज, तो उन्होंने मुझे ख़ास टास्क दिया है। जब मैं यहाँ से न्यू गया तो 1-2-3 महीने मुझे वहाँ कोई जानता नहीं था, तो मैं सोचता था कि यार मैं वापस चला जाता हूँ, कोई दोस्त वगैरह नहीं है। तो सर फयाज़ ने मुझे जो है वो बहुत उम्मीद दिलाई, बहुत हिम्मत बढ़ाई मेरी कि आप वहाँ रहें, आपके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो आजकल अब जो भी मैं करता हूँ कम्युनिटी के लिए, सब तो गाइडलाइन जो है वो सर फयाज़ की हैं। सर फयाज़ ने ही मुझे गाइड किया कि आपने लोगों से मिलना है, लोगों के साथ राब्ते में रहना है, जिस तरह आप अकेले थे लोग ख़ुद को अकेला ना समझें। तो अब जो भी इंटीरियर सिंध से, कराची से लोग जाते हैं, सर फयाज़ के स्टूडेंट जितने भी जाते हैं, मुझे उनका पूरा शेड्यूल पता होता है कि कब वो फ़्लाई किया पाकिस्तान से, कब वो थाईलैंड पहुँचे, कब वो कोरिया पहुँचे, कब वो कंपनी में पहुँचे, कब उन्होंने काम स्टार्ट किया, फिर उनका एड्रेस मेरे पास होता है। तो जैसे छुट्टी आती है मैं उनसे मुलाकात भी करता हूँ, उनकी हिम्मत भी बढ़ाता हूँ, उनके साथ अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, खाना पीना भी हो जाता है। बाकी खाना पीना तो वक्त के साथ चलता ही रहता है, दोस्त यार जमा होते हैं तो वक्त पर गैदरिंग चलती रहती है। शुरू में आप गए तो फिर आपको मुश्किलात तो हुई होगी हिलाल फूड के लिए, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या से क्या चीज़ें खाते हैं। शुरू में जब मैं गया उस वक्त मुझे बड़ी परेशानी हुई। इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि मैं जिस कंपनी में गया वहाँ बांग्लादेश का एक बंदा पहले से मौजूद था ना, तो उसको जब मैंने अपना नाम वगैरह बताया, उसे पता चला मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उसने मेरी बड़ी हेल्प की। अब्दुल कदीर उसका नाम है, मेरा दोस्त। तो उसने मुझे तकरीबन कोई 7-8 दिन खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं होने दी, सब चीज़ उसने प्रोवाइड की मुझे। हलाल फूड, हलाल मार्ट, सब चीज़ उसने मुझे विज़िट करवाए, तो उसकी वजह से मुझे कोई शुरू में परेशानी नहीं हुई। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे फ़र्स्ट टाइम कोई पाकिस्तानी जा रहा होता है या फ़र्स्ट टाइम कोई मुस्लिम लग रहा होता है, वहाँ थोड़ी परेशानी होती है। उस परेशानी को देखते हुए ही मैं लोगों से इतना कनेक्ट रहता हूँ कि लोग आने से पहले मुझसे राब्ते में होते हैं, वहाँ पहुँच के फिर मुझसे राब्ते में होते हैं। कोई भी परेशानी होती है उनकी, जितनी हो सकता है अल्लाह की मर्ज़ी से उनकी मदद हम ज़रूर करते हैं। हलाल फूड के हवाले से हो गया, रास्तों के हिसाब से, कोई सरकारी का इदारे में कोई काम है उसके हवाले से, जितनी हो सकता है उतनी मदद करते हैं। अच्छा तोशिफ़ भाई, हमने ये देखा है कि ख़ास तौर पर चाइना में कुत्ते, बिल्ले, सांप जो है ना, उनकी बाज़ारों में जो है ना बंदर जो लटकते रहते हैं। तो कोरिया में भी क्या इस तरह का माहौल है? नहीं, कोरिया में पुराने वक्तों में बताया जाता है कि लोग खाते थे, कुत्ता खाने का शौक़ था लोगों को, लेकिन उसके बाद अब नहीं है। अब जितनी भी जनरेशन है वो नहीं खाते। अब ज़्यादातर जो है वो पोर्क, जिसे हम कहते हैं फ्लैश मीट भी कहते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं, या फिर बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त, ये ज़्यादा चलता है। गाय का गोश्त भी खाते हैं? गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त वो लोग पार्टी वगैरह में, ओकेजन पर, जैसे कोई ईद वगैरह त्यौहार आ गया तो खाते हैं। अच्छा। वरना ज़्यादातर वो पोर्क खाते हैं। फिर जो यहाँ हमारे पाकिस्तानी फ़र्द को या दीगर ममालिक के लोग वहाँ अगर वहाँ कोरियन से शादी कर लें तो कोई इसमें कोई रुकावट है, कोई कानूनी हिचकिचाहट है, या आसानी से शादी या उसका जो इंतज़ाम है हो जाता है? आसानी से तो शादी आजकल लोगों की पाकिस्तान में भी नहीं हो रही है। ठीक है, कोरिया तो फिर थोड़ा डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। इंसान अगर अपने मकसद में या अपने इरादे में स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसको पता है कि ये मेरी मंजिल है और मैंने इसको पाना है, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन अगर इंसान अपने इरादे में पक्का नहीं है और उसका इरादा पुख्ता नहीं है, तो फिर थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं। नहीं, इरादे में सिर्फ शादी करना तो नहीं है ना? नहीं, शादी करना नहीं, कुछ उनकी लड़कियों को पटाना तो नहीं है ना? कुछ लोगों का ये भी है इरादा।
कुछ लोगों का ये भी इरादा होता है कि हमने कोरिया जाना है, वहीं शादी करनी है, हो भी जाती है उनकी। अच्छा। और कोरियन लेडीज़, कोरियन लड़कियां बहुत अच्छी भी हैं, सिंसियर भी हैं, वफादार भी हैं। ऐसे ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो 30 साल से, 40 साल से, 35 साल से वहाँ रह रहे हैं, कोरियन लेडीज़ से शादी की हैं, बच्चे उनके अब जवान हो गए हैं, उन्होंने ख़ुद भी इस्लाम कबूल कर लिया है, सास ससुर को भी इस्लाम कबूल करवा दिया, ऐसे ऐसे अच्छा। लड़के, जी ऐसे ऐसे लोग भी हैं वहाँ। और फिर बच्चे तो उनके हैं ऑब्वियसली, हैं ही मुस्लिम माशाल्लाह। अच्छा, अगर कोरियन से शादी ना करे तो नेशनलिटी कितने अरसे में मिलती है या नहीं मिलती है? कोरियन से अगर शादी ना करें तो तकरीबन 12 साल तक का ये अरसा चल हो जाता है नेशनलिटी तक पहुंचने में, और थोड़ा लेट है लेकिन मिल जाती है नेशनलिटी। शादी करके ये कि थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाता है, वो 5 साल में हो जाता है काम। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ से कोई नौजवान आ गया, उन्होंने जो है नौकरी के साथ दूसरी नौकरी ये शुरू ढूंढ ली, कि वहाँ की कोई लड़की ढूंढ ली और शादी कर ली पहले साल में, दूसरे साल में, तो फिर कितने टाइम में उसको नेशनलिटी मिल जाएगी? एक वीज़ा है, F6 वीज़ा होता है, वो फैमिली स्पाउस वीज़ा उसे कहते हैं। तो कोरिया में कोई भी बंदा जो आया है, वो विज़िट वीज़े पे आया है या स्टडी वीज़े पे आया है या E9 वर्क वीज़ा पे आया है, अगर वो कोरिया में शादी कर लेता है तो उसको वो पुराना वीज़ा ख़त्म करके F6 वीज़ा मिल जाता है। F6 वीज़ा ये है कि परमानेंट रेजिडेंसी की तरह ही होता है, जब तक शादी है वो चलता रहता है, 5 साल बाद फिर फर्दर प्रोसेस होता है, फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन नेशनलिटी की तरफ जाता है वो वीज़ा। लेकिन ये है कि वो पहले महीने में अगर कोई शादी कर ले तो भी उसका वीज़ा चेंज होकर F6 हो जाता है पहले महीने में ही? जी जी। और F6 वीज़ा ऐसा है जैसे वहाँ बंदा कोई बिज़नेस कर ले नॉर्मल, जैसे कोरियन है, बस वोट का उसको वोट राइट्स नहीं होंगे, वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, बाकी वो सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर जैसे ख़वातीन को हिरासत किया जाता है दफ्तरों में, तो वहाँ का क्या माहौल है? हरासमेंट तो वहाँ बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। वर्क प्लेस पे तो ख़ास तौर पे हरासमेंट ना होने के बराबर है वहाँ पर। अगर ऐसा है, मैं ख़ुद अगर आपको बताऊँ तो मैंने ख़ुद नोटिस भी किया है, काफ़ी बार नोटिस की ये बात। सेउल सबवे जो है वो बहुत बड़ा सा एक दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन सबवे है। तकरीबन कोई 9 से 10 ट्रैक्स हैं मुख्तलिफ जो रूट्स पर जाते हैं, और लाखों लोग उसमें जो है वो डेली सफ़र करते हैं, और वो सुबह 5:40 से स्टार्ट होता है और रात को 12 बजे तक चलता है। तो 11:50 पे खाली ट्रेन में कोई अगर 11-12 साल की बच्ची भी बैठी हुई है ना, किसी की मजाल नहीं है कि कोई उसको कुछ कह दे। कहना तो दूर की बात है, उसे देख ही ले, घूर ले, या उसके पास जाके बैठ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग है कानून। अच्छा जी, तो ज़बरदस्त। आपने कहा कि सुबह 5:40 से रात 12 तक, तो जो 12 से 5:40 का टाइम है वो क्या सर्विस बंद कर देते हैं? सबवे की सर्विस बंद हो जाती है, फिर उसके बाद नाइट बसेस होती हैं, वो चलती हैं। वो चलती है? जी जी जी। शहर तो 24 घंटे चलता रहता होगा? शहर तो तकरीबन सेउल तो 24 घंटे खुला ही रहता है, उसका तो वो तो बंद नहीं होता। हमारे पाकिस्तान ज़्यादातर कहाँ, सेउल में रहते हैं या दीगर शहरों में रहते हैं? हमारे पाकिस्तानी जो है वो कोरिया का एक और बड़ा शहर है, थेगू उसका नाम है। क्या? थेगू। थेगू? जी जी जी। तो ये सेउल से तकरीबन कोई 220-30 किलोमीटर का फासला है इसका। हैदराबाद जितना दूर है? हाँ, हैदराबाद जितना लगा लें या थोड़ा सा उससे शहजादपुर जितना लगा लें, हाँ। इतना दूर है वो सेउल से। तो वहाँ भी वहाँ तो फॉरेनर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी आबाद है, उसमें पाकिस्तानी भी एक दूसरे नंबर पर है सेउल के बाद। अच्छा, तो उसकी क्या वजह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ हैं? उस एरिया में बड़ी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सेउल जब से कैपिटल बना, शुरू से ही कैपिटल है, जब से ये डेवलपमेंट इसकी शुरू हुई है, पुराने ज़माने से लोग बताते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया सेउल के अंदर से। तो जो सेउल के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से भी इंडस्ट्रीज़ को बाहर निकाल दिया। तो अब जो दूसरे इलाके हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज सब वहाँ चली गई। तो थेगू जो है वो एक दूसरा बड़ा शहर है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे किया और होंडाई मोटर्स हैं, LG है, सैमसंग है, इनके बड़ी बड़ी कंपनीज प्लांट्स उस एरिया में हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर फॉरेनर वर्कर जो हैं वो उस एरिया में रहते हैं। हमें ये बताते चलें कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं, वो कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, उसके लिए कितना सरमाया चाहिए, लाइसेंस कैसे मिलता है और कौन कौन सी चीज़ों में ये जा सकते हैं? पाकिस्तान से अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो पाकिस्तान में उसका बिज़नेस होना चाहिए, पाकिस्तान में उसकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसी की वो सिस्टर कंपनी कोरिया में बना सकता है। उसके लिए एटलीस्ट 1 लाख के करीब $US होने चाहिए, जो आजकल के टाइम है। वो सिर्फ शो मनी होनी चाहिए कि इन्वेस्ट में इतने पैसे कर सकता हूँ और इसमें मुझे बिज़नेस करना है। अब वो बिज़नेस, उस पैसे को शो करने के बाद बिज़नेस बंदा क्या करना चाहता है, वो वहाँ हलाल फूड का काम भी कर सकता है, मार्ट भी बना सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ क्लॉथिंग हो सकती है, यूज़ गाड़ियों का काम भी हो सकता है, स्क्रैप का काम भी हो सकता है, वहाँ से कोई यूज़ मशीनरी है जो कंपनीज़ की, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है वहाँ से।
जिस काम को भी आपने करना है उसका लाइसेंस आपको वहाँ से लेना है और फिर उसी लाइसेंस के मुताबिक काम कर सकते हैं। हाँ, यूज्ड कंप्यूटर, यूज्ड मोबाइल फ़ोन का काम भी हो सकता है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज्ड उनका भी काम हो सकता है। यूज्ड में क्या मतलब अच्छी क्वालिटी होती है या हमारे यहाँ जैसे कबाड़ा होता है इस तरह का होता है? नहीं, वहाँ पे गाड़ियों का भी ऐसा है कि तकरीबन साल 2 साल में लोग गाड़ियाँ अपनी चेंज कर लेते हैं। साल 2 साल में गाड़ी चेंज कर देते जी, हैं? गाड़ी चेंज कर लेते हैं, 3 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं होती, चेंज कर लेते वजह हैं। क्या है? पैसा ज़्यादा है या शौकीन ज़्यादा है? पैसा भी ज़्यादा है, फिर लोगों का लाइफ स्टाइल भी ऐसा है कि वो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं रखते हैं, चेंज कर लेते हैं कुछ। कपड़े कितने टाइम में चेंज करते हैं? शूज़, कपड़े, दीगर चीज़ें? कपड़े और शूज़ का तो ये सिस्टम है कि एक सीज़न गया सब चेंज कर देते हैं। सीज़न में ही कपड़े चेंज कर देते जी, हैं? सर्दियाँ ख़त्म हुई, सर्दियों के कपड़े सारे डिस्पोज कर दिए, गर्मियों के कपड़े ले लिए। वो सारे लंडे में जाएंगे अभी? वो सारे यूज़ क्लॉथिंग में लंडे में जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, इंडिया, इन कंट्रीज़ में फिर वो आ जाता है। तो जो यूज़ क्लॉथिंग का काम है इसलिए कोरिया में ज़्यादा है, क्योंकि हर साल वहाँ पे साल में गर्मियों में सीज़न होता है, फिर सर्दियों में उनका सीज़न होता है, तो सारा साल वो कलेक्टिंग में लगे रहते हैं वहाँ, इसलिए। अच्छा, जिक्र आपने गर्मी और सर्दी की कि वहाँ गर्मी इतनी होती है जितनी पाकिस्तान में है, और सर्दी की क्या पोजीशन है? यूरोप जैसी सर्दी है या मलेशिया जैसा मौसम है? गर्मी तो वहाँ पर तकरीबन कोई मैक्सिमम अगर टेम्परेचर भी होता है ना तो 30-31 तक होता है। उससे ज़्यादा नहीं होता? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होता। और वो भी कब होता है कि जुलाई के मिड से लेके अगस्त के मिड तक ना, एक महीना ऐसा होता है कि 31-32 से ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है वहाँ पे। हमें तो फील नहीं होती, लेकिन कोरियन को वो भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, बात करते हैं सर्दी की। सर्दी वहाँ तकरीबन यूरोप जैसी है, क्योंकि रशिया के साथ साथ लगता है कोरिया। माइनस टेम्परेचर में मैंने 28 तक वहाँ पर देखा है। -28 जी, टेम्परेचर कोरिया में आपने देखा है खुद? जी, -28 तक मैंने देखा है। जब पीक सर्दी होती है ना, सर्दियों में भी जो सर्दी होती है 28 तक गया है। तो वैसे सर्दियों का जो वेदर है, अगर आप लगाएं कि सितंबर के एंड से लेके मार्च के एंड तक, तो -3, 4, 5 तो ये रहता ही है वहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि मार्च तक -3? ये जी, तो बहुत ज़्यादा है। -4, 5, 3 ये रहता ही है नॉर्मल ना। अच्छा। जब स्नोफॉल होती है उस वक्त जो है वो होता 20, 22, 23, 24, 25, 28 तक जाता है। तो फिर जो हमारे यहाँ सर्दी बर्दाश्त ना करने वाले लोग हैं, फिर वो कैसे एडजस्ट हो पा रहे हैं? जो भी लोग जाते हैं पहले साल उनको थोड़ा मसला होता है, फिर डे बाय डे वहाँ रहकर तो वहाँ की जो खुराक खाते हैं वो, तो फिर उनका जो इम्यून सिस्टम इस तरह हो जाता है कि वो फिर बर्दाश्त करते हैं। पहली सर्दियाँ बहरहाल बहुत मुश्किल से कटती हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर आदी हो जाता है। फिर आदी हो जाता है। जी जी। अच्छा तौसीफ भाई, ये भी हमें बताएं, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि जो ख़ास तौर पर हमारी यूथ लड़कियां हैं, गर्ल्स, ख़वातीन, वो अगर आना चाहें तो वो कैसे आएँ? उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? अकेली अगर कोई आ जाए तो वहाँ जॉब कर सकती है, नहीं कर सकती है? मसाइल कैसे हैं? और उनको हिरासमेंट वाला जो चैप्टर है वो कहीं उधर तो नहीं है ना? अच्छा, जो लड़कियों के लिए बात है, सबसे पहले वर्क वीज़ा की अगर हम बात करते हैं, कराची शहर में तकरीबन कोई लाखों के हिसाब से लड़कियां और फीमेल जो है वो कंपनीज़ में काम करती हैं। ठीक है, अब कोरिया में अगर वो आना चाहें तो उसके लिए वही शर्त है, मैट्रिक होना चाहिए, 18 साल से 39 साल तक उनकी उम्र होनी चाहिए, और मैट्रिक हो और वो कोरियन ज़बान सीखें और वो कोरिया आ जाएं। अब कोरिया आने के बाद रही बात हिरासमेंट की, तो कोरिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई कहीं भी हिरासमेंट किसी को करे, बेशक वो फॉरेनर है या बेशक कोरियन है। फ़ीमेल के लिए वहाँ राइट्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अच्छा, आपने जो जिस तरह बताया है कि मैट्रिक सिर्फ जो होनी चाहिए, तो ख़वातीन में मैट्रिक तो बहुत ज़्यादा तालीम है, तो फिर हमारी बच्चियों के लिए तो अच्छा चांस है कि वो यहाँ निकलें और जॉब्स करें। जी जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो फीमेल्स में जो एजुकेशन ज़्यादा है। तो अगर मेरा भी कहना यही है और मेरा मशवरा भी यही है, जिन्होंने कराची में या पाकिस्तान में जॉब करनी ही है तो वो बेहतर है कि फ्यूचर बेहतर करने के लिए कोरिया आएँ, कोरियन लैंग्वेज सीखें, कोरिया आएँ, इसको अपना जो है वो एक जैकपॉट की तरह लेके चलते रहें। यहाँ भी वो जॉब करते रहें, पढ़ें, कोरियन लैंग्वेज सीखें, उसका टेस्ट पास करें और फिर कोरिया आ जाएँ। यहाँ से अच्छी लाइफ है, यहाँ से अच्छे पैसे हैं, यहाँ से ज़्यादा सिक्योर हैं। वहाँ आने के बाद अलग रहाइश है, सब कुछ उनका अलग है, कोई किसी किस्म की किसी को कोई टेंशन नहीं है। फ़ीमेल के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे रूल और रेगुलेशन। अच्छा तौसीफ साहब, ये भी हमें बताते चलें कि वहाँ अगर यहाँ से सिर्फ वर्क वीज़ा के अलावा, बिज़नेस के अलावा अगर कोई स्टडी पे आ जाए तो स्टडी के लिए वहाँ का माहौल कैसा है? उनके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूलों का तालीमी मयार कितना अच्छा है, बेहतर है? हमारे यहाँ अगर उनकी डिग्रियाँ हैं तो उनकी वैल्यूज़ दुनिया भर में कितनी होगी? कोरिया के अगर स्टडी के वीज़े की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है।
पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं कोरिया की, और पूरी दुनिया से वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। इवन यूरोप से भी यहाँ स्टूडेंट आते हैं अच्छा। पढ़ने के लिए कोरिया में। जी। तो अगर कोरिया के स्टडी वीज़े के लिए कोई जानना चाहता है या स्टडी वीज़े पर कोरिया आना चाहता है, इंटर में एटलीस्ट 60% उसके मार्क्स हों और आइल्स मिनिमम 5.5 बैंड हो, और 5.5 बैंड से ज़्यादा है, जितने बैंड ज़्यादा है उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी उन्हें। स्कॉलरशिप देंगे वो? जी, सिर्फ आइल्स बेस पर, अच्छा। आइल्स बेस पर स्कॉलरशिप मिलती है। 6 बैंड हो, 6.5 हो, 7 हो, 7.5 हो, 8 हो, 8.5, जितनी अच्छी इंग्लिश होगी, बैंड जितने अच्छे होंगे उस हिसाब से एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप आइल्स मिलेगी। में इंग्लिश चाहिए या कोरियन लैंग्वेज हाँ, चाहिए? इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश चाहिए। एक तो तरीका यह है कि बंदा यहीं से, या लड़का या लड़की इंटर किया, उसने 60% एज है उसकी और उसने आइल्स कर लिया और वो स्टडी वीज़े पे बैचलर्स के लिए वहाँ आ गया। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो आइल्स नहीं करना चाहता तो 1 साल का कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम है, यहीं से उसमें कोरियन लैंग्वेज में उसका एडमिशन होगा। बच्चा या बच्ची वहाँ कोरिया जाए, 1 साल वो कोरियन लैंग्वेज पढ़ेंगे वहाँ पर। उसी यूनिवर्सिटी में 1 साल बाद टेस्ट देने के बाद वो बैचलर्स या जो भी डिग्री करना चाहें कोरियन लैंग्वेज में ही फिर उनका प्रोसेस पूरा चलेगा। जो आइल्स करके जाएगा उनके इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगा पूरा प्रोसेस, जो वहाँ जाके कोरियन लैंग्वेज पढ़ के फिर करेगा आगे तो कोरियन लैंग्वेज में उसका पूरा ये प्रोसेस तो आप चलेगा। बड़ी सहूलत बता रहे हैं कि अगर यहाँ से आइल्स के ज़रिए अंग्रेज़ी उनकी अच्छी है तो वहाँ इसी में तालीम होगी, अगर नहीं तो कोरियन लैंग्वेज में आके वहाँ 1 साल का कोर्स करें, ऐसे बता रहे हैं? जी जी जी, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। और मैं जितने भी मेरे स्टडी बेस पर जाने वाले लोग मुझसे जिन्होंने रब्ता किया है या मैं जिन्हें जानता हूँ, यूरोप जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कोरिया में एक तो सबसे कम खर्च आता है जाने का, दूसरा ये है कि यहाँ ज़्यादा कोरिया ज़्यादा सिक्योर भी है और ब्राइट भी है, फ्यूचर भी अच्छा है। अकेले रहने के लिए लड़का हो या लड़की हो, माहौल तो वैसे ही बहुत अच्छा है। स्टडी जब अपना यूनिवर्सिटीज़ की जो अकोमोडेशन है, डॉम है, बहुत सेफ और सिक्योर है और सस्ता है, और डिग्रीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर पहले ईयर में वहाँ आ जाए तो टोटल ख़र्चा कितना होगा यूनिवर्सिटी का और आने जाने में और हॉस्टल की फ़ीस वगैरह मिला के कितने पैसे होने चाहिए? अच्छा, अगर लैंग्वेज के कोर्स पे कोई आ रहा है और उसको आगे फिर पढ़ना है, मास्टर्स या बैचलर्स करके मास्टर्स करना है, तो लैंग्वेज का जो कोर्स है 1 साल का, उसका ख़र्चा तकरीबन कोई 15 से 18 लाख रुपए तक आता है पूरा 1 साल का। उसमें अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी फ़ीस शामिल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ 3 दिन क्लास होती है 4 घंटे रोज़ाना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ 4 दिन क्लास होती है 4 घंटे रोज़ाना। उसके अलावा वर्किंग के आवर्स भी अलाउ होते हैं, 1 घंटे में भी, 1 हफ्ते में 20 घंटे काम भी कर सकते हैं वो लोग, लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी फ़ीस वहाँ से कवर भी कर सकते हैं। अच्छा, उनको जो है वो वर्किंग आवर्स जो मिलेंगे वो उसके आवर्स की लिमिट होगी या अनलिमिटेड काम कर सकते हैं वो? वैसे तो 20 घंटे अलाउ होता है हफ्ते में? 1 हफ्ते में 20 घंटे अलाउ होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ ऐसा ओकेजन आते हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें छुट्टियां ज़्यादा होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो फिर ज़्यादा अलाउ भी हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ साहब ये भी हमें बताएं कि आपने माशाल्लाह वहाँ पर सारे दोस्तों के साथ एक नया कनेक्शन जोड़ लिया है। अगर आप चाहें कल इसको एक तंजीम का शेप दे के, फ़िलहाई तंजीम दे के कोई उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना चाहें और रजिस्ट्रेशन करा लें, तो रजिस्ट्रेशन में आसानी है या मसाइल हैं? चैरिटी वर्क के लिए हम उसको ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। चैरिटी वर्क के लिए तो पूरी दुनिया में कहीं भी एनजीओ बनाई जा सकती है, या फलाई कामों के लिए कुछ भी काम करने के लिए एक तंजीम बनाई जा सकती है। अब उसके लिए कोरिया में तो कोई इतनी ख़ास खार मुश्किलात नहीं है। फलाई काम के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी जाएँ तो बस सर्टिफिकेशन उसकी लेनी है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, बना सकते हैं। तो अभी जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो रही है, मुझसे मिल रहे हैं लोग हमारे कराची के इंटीरियर के, तो इन फ्यूचर अल्लाह ने अगर चाहा तो कुछ बेहतर ही होगा, सोचेंगे कुछ इस बारे में भी। वहाँ पर जो दोस्त हैं वो आपको क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि आगे चल के बढ़े, कदम बढ़ाओ तौसीफ भाई, हम सब तुम्हारे पीछे हैं? नहीं, तो ये ऐसी सिर्फ नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे चैरिटी के हवाले से लोग बहुत ज़रूर कहते हैं। ऐसा होता है कि कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर ऐसे होते हैं जो टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं, टेस्ट पास करने के बाद उनका वीज़ा भी आ गया है और उनके पास जो खर्च करने के 3-2.5-3 लाख वो नहीं है, तो वो हम सब मिलकर दोस्त उनको लोन की शक्ल में देते हैं कि भाई इस बंदे की मदद करो, ये पाकिस्तान से आ जाएगा तो फिर यहाँ पैसे हो जाएगा। अच्छा। तो वही दोस्त मुझे कहते हैं कि इसको हम थोड़ा बड़े लेवल पे करते हैं, एक ऐसा फ़ंड बनाते हैं या एक ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं, वहाँ पर हम जो है फंडिंग करते हैं, तो उससे हम लोगों की मदद करें। जिससे लोगों के साथ कोई हादसा आ गया, कोई जॉबलेस है, पाकिस्तान में किसी के साथ कोई हादसा आ गया, उसको फ़ौरन ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लोन दे दिया,
तो इस तरह के कामों में मैं और जो दोस्त हैं सोच रहे हैं कि इसमें हमें कुछ करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा काम होगा अगर आपने ये कर लिया। जी जी जी, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला जो जिससे काम लेना चाहे वो ले लेता है। अच्छा, आखिर में तौसीफ साहब, हमारे जो हमें व्यूअर्स देखने वाले हैं, बिलखुसूस जो यूथ है और यूथ में भी ख़वात या लड़कियाँ हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम है तो उन्होंने दे दें। मैं ख़ास पैगाम यही देना चाहूँगा कि मेरा एक ख्वाब था कोरिया जाना और मैंने उसको हासिल कर लिया। और जब हम कोरिया नहीं गए थे हमें भी बहुत कुछ मुश्किल लगता था, लेकिन अब सब कुछ इतना आसान है और वो आसानी की ही वजह है कि हम लोगों को इतना खुलकर बता रहे हैं। अगर हमें नहीं पता होता तो हम किसी और को भी नहीं बताते। तो अब हमें जब ये पता चला है तो इसी तरह हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। ख़ास तौर पे जितनी भी यूथ है, यंग जनरेशन है, जिन्होंने यहाँ पर काम करना है, कमाना है, मेरा सबको मशवरा ये कि आप लोग कोरिया आएँ और कोरिया में अपना जो है बेहतर मुस्तकबिल तलाश करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। अच्छा तौसीफ साहब, हमारे व्यूअर्स को आखिर में ये फेवर दें कि आप जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो अपने आईडी का नाम बताएं ताकि आपसे वो रब्ता तो कर सके। किस नाम से आप आईडी यूज़ करते हैं? मैं फ़िलहाल खैस कोई प्रोफेशनल टिकटॉकर या यूट्यूबर तो अभी हूँ नहीं, सिर्फ चैरिटी के लिए मैं काम करता हूँ, लोगों की फलाह बहबूद के लिए। टिकटॉक पर मेरा चैनल है, आईडी है, उसमें @शेफ़ CHEF शेफ़ तौसीफ़ 1 के नाम से मेरी आईडी है और उसी पे मैं अपडेट देता रहता हूँ कोरिया के हवाले से। जो भी अपडेट आती हैं या कोरिया में कोई इवेंट आते हैं तो उसी पर चैनल पे मैं देता हूँ सब अपडेट्स। तो साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमें कोरिया के हवाले से अपडेट भी किया और हमारे यूथ के लिए एक आपने 2 कदम आगे बढ़ के उनको जो है ना अप्रिशिएट किया, उनको इनक्रेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ आएँ, उनके रोज़गार के मौके बजाय ये कि पाकिस्तान में बैठ के ख़ास तौर पर कराची और पूरे सिंध भर में बैठ के टाइम ज़ाया करें। इससे बेहतर है कि कोरिया आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया पॉडकास्ट के लिए। और दूसरी बात ये रही कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अगर आप लोगों के लिए रोज़गार में उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। तो वही चीज़ सोच के हम लोगों के लिए रोज़गार में उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह ताला सबको जो है वो बेहतर मुस्तकबिल का जो है वो ख्वाब पूरा करे। सर बहुत शुक्रिया आने के लिए, एक बार फिर शुक्रिया था। व्यूअर्स, आपने आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी बातें सुनी होंगी। मैं समझता हूँ कि जो हमारी यूथ है उनके लिए ये गोल्डन जैसा प्रोग्राम है। सुने, सिर्फ सुने ना, अमल करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि यहाँ बेरोज़गारी से बेहतर है कि कोरिया जो है इतना दूर नहीं है, कोरिया इतना मुश्किल नहीं है और आपके लिए सबसे बड़ी आसानी यह है कि हमारे अपने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और सबसे ज़्यादा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं, सिर्फ यहाँ पर छोटा सा कोर्स है कोरियन का, वो कर लें और चले जाएं तो वहाँ आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी और अच्छी जॉब है। आप अपनी फैमिली की अच्छी खासी जो है वो कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है आपको। इस प्रोग्राम के लिए हमने कोशिश की कि आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करें। जिन दोस्तों ने ये प्रोग्राम देखा है और उनको मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने राय का ज़रूर इज़हार करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मंसूरनामा को सब्सक्राइब करें ताकि आगे और अच्छे प्रोग्राम हम आपको दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट गेस्ट के साथ दोबारा होंगे हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।